हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आईएएस मेंस के जीएस थर्ड के पेपर डिस्कशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं पेपर हो चुका है, तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इन सारे प्रश्नों का कि इनका एक मॉडल आंसर क्या होगा और किस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, मतलब आंसर राइटिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए। ये पेपर है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन बात है इस बार के पेपर में क्या आया क्या नहीं आया, उसकी चर्चा थोड़ी यहाँ से जरूरी है कि इस बार के पेपर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन का कुछ रेशियो ऐसा रहा है। क्वेश्चन हमेशा बदलते रहते हैं, कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो एक मेन बात है वो यही है कि पेपर का ट्रेंड कैसा है, प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है या कॉन्सेप्चुअल है या बेस और पैर के क्वेश्चन आ गए हैं, इन बातों के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। ये तो ऊपर नीचे होते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्या है। पहले क्वेश्चन को अगर आप पढ़ रहे हैं, वैसे आपको पेपर लेकर के बैठना चाहिए। अगर आप पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं और सिर्फ ऐसे देख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। उससे बेहतर है आप न देखें या उसके बारे में कोई चर्चा न करें। तो अब आगे भी सारे चारों पेपर और ऐसे का डिस्कशन होने वाला है, तो बेहतर होगा कि आप पेपर मोबाइल पे लेकर के बैठे या प्रिंट आउट लेकर के बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले आया है क्वेश्चन, भारत में सुधारों के उपरांत इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से सोशल सर्विसेज के एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया है और क्या यह इंक्लूसिव ग्रोथ के एम्बिशन को प्राप्त करेगा। कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो है सोशल सेक्टर का क्या चल रहा है और 1991 के बाद खासकर इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद क्या सीन रहा है। ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है। अगर आप पिछले साल के प्रश्न पत्र को उठा के देखें तो आईएएस 2014 और 21 के मेंस में आ चुका है। पूछ रहा है कि अभी जो सोशल सेक्टर का जो दौर चल रहा है और 90s के बाद जो हमारे इकोनॉमिक चेंज आए, खासकर फ्री इकोनॉमिक ट्रेड सिस्टम कह ले या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कह ले या प्राइवेटाइजेशन का माध्यम कह ले या ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये जो चारों मॉडल चल रहे हैं अभी हमारे देश में, इनसे हमारा इंक्लूसिवनेस का क्या रिलेशनशिप है, यही पूछा है। मैंने चार का नाम इसलिए लिया है कि ये चारों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कंटेंट लगभग सेम वही होना है कि 90 के दशक के बाद से जो देश में आर्थिक परिवर्तनों का जो एक दौर शुरू हुआ और जिस प्रकार वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, सोशल सेक्टर पिछड़ता जा रहा है, हर तरफ निजीकरण का जो दौर चल रहा है, क्या उससे इंक्लूसिवनेस का एम्बिशन प्राप्त किया जा सकता है। यही बात उभर करके आनी है। तो आपको बताना होगा कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना रिड्यूस हो रहा है, इंक्लूसिवनेस का एम्बिशन कैसे प्राप्त होंगे जब हर साल ग्लोबल अनइक्वलिटी रिपोर्ट्स में भारत की स्थिति दयनीय बनी हुई है, चाहे सोशल सेक्टर में एजुकेशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो या हेल्थ सेक्टर की बर्बादी का दृश्य हमारे सामने है। यही मुद्दा है कि आप इन चीजों को कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे प्रेजेंट करेंगे। सवाल फंस गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस सवाल का आंसर क्या होगा। और जब एग्जामिनर चेक करेगा तो देखेगा कि आपने इंक्लूसिवनेस के एम्बिशन को इस प्रेजेंट करंट इकोनॉमिक पॉलिसी से जोड़ा है कि नहीं और आपके आंसर में ये सारी चीजें हैं या नहीं। ये बातें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी बातें हमने अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में डिस्कस किया और जो बुक लिखी थी 2 साल पहले, उत्तर कैसे लिखे, इसमें भी है। मैंने यहां क्वेश्चन भी लिख दिया है, 4-5 टॉपिक इससे डिस्कशन है। कैसे मैं आपको खुद दिखाता हूं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इससे आया हुआ है। देखिए यहां पर ये सारे अंडरलाइन यहां किए हुए हैं, बाद में आप चाहें तो इसके लिंक को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसको डाउनलोड करके नीचे इसका लिंक दे दिया है, तो आप आराम से देख सकते हैं। बाकी इसका एक मॉडल आंसर क्या होगा ये देखिए कि क्या हो सकता है, ये यहां पर मेंशन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी एक
महत्वपूर्ण विमर्श का मुद्दा है। यही चीजें हैं। कैसे हमने यहाँ 150 शब्दों में लिखा है, आपको देख सकते हैं। दूसरा, क्या मार्केट इकोनॉमी के पीरियड में इंक्लूसिवनेस के एम्बिशन को गेन कर सकते हैं, ये भी आपके 150 शब्दों में पहले से लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन आते ही है कि ग्लोबल इकोनॉमी का क्या इंपैक्ट डेवलपिंग कंट्रियों के ऊपर पड़ रहा है, खासकर हमारे जैसे देशों को लेकर के, या फिर आज हमारे देश में इंक्लूसिवनेस इकोनॉमी की जरूरत क्यों है, या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सामने जो मेजर चैलेंजेज हैं उसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। ऐसे पता नहीं कितने प्रश्न हो सकते हैं। इन सभी चीजों को जब मेंटोरशिप में डिस्कस किया जाता है तब जाकर के आपका अप्रोच डेवलप हो पाता है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है देश के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, खासकर प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है कि आज वर्तमान में भारत की जो आर्थिक नीति चल रही है वो किस दिशा में है। दूसरा, जो एक मेन चैलेंज है वो यही है कि सरकार जब धीरे धीरे अपना रोल पीछे खींच रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में हो, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कमजोर हो रहा है, तो क्या इंक्लूसिवनेस का एम्बिशन प्राप्त होगा? कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। इकोनॉमी की किसी भी किताब में इसके बारे में डिटेल स्टडी या कंटेंट नहीं दिया हुआ। ये आपके बुद्धि के ऊपर, ये आपके विवेक के ऊपर, समाचार पत्रों में उठने वाले जो आर्टिकल में जो एनालिटिकल व्यूज होते हैं उसके ऊपर है। और जब ये पहले प्रश्न आ चुका है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप चीजों को लिखें तो इनके बारे में ध्यान रखें। 4 से 5 टॉपिक ऐसे थे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, वो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरे प्रश्न के ऊपर बातचीत करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है फूड इन्फ्लेशन के कारण क्या है, क्या आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए एक्टिव है, या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। शानदार प्रश्न है। एक व्यक्ति हैं गुनरोल मिडरल, बहुत पहले उन्होंने एक किताब लिखी द एशियन ड्रामा, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि विकासशील देशों की समस्याएं ना उनके स्ट्रक्चर में है, राजनीति में है, और राजनीति ही हर चीजों को हाईजैक करती है। वो कहते हैं कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, इन्फ्लेशन, इनकी जितनी गणना होती है सब मजाक है। जैसे वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ती है तो ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, पता नहीं क्या क्या कम करता है, इसका कोई असर नहीं पड़ता। कारण, क्योंकि जो कंज्यूमर होते हैं, हम और आप जैसे लोग, उनका सामना देश के रिटेल इन्फ्लेशन मतलब खुदरा मुद्रास्फीति के ऊपर पड़ता है। प्याज के रेट महंगे ही होते हैं, खाद्य तेल के रेट महंगे ही हो रहे हैं, एक खास चीजों के दाम हर मौसम में बढ़ते ही हैं। एक राजकोषीय घाटा को कम करने का दबाव इतना ज्यादा है कि सरकार हर कुछ समय पर पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है, तो टैक्स बढ़ा देती है, तो उसके ऊपर सब टैक्स या फिर एक सरचार्ज लगा देती है, वगैरह वगैरह। तो आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है फूड इन्फ्लेशन, इसका कारण, दर, प्रवृत्ति, स्थिति और उदाहरण, मतलब केसेस, इसके रेट्स, इसका ट्रेडिशन क्या है, इसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और कुछ एग्जांपल जैसे मैंने अभी दिया। आरबीआई रेट में बदलाव करते हैं, कोई असर नहीं होता, क्योंकि भारत में संरचनात्मक ढांचागत समस्या को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी चेंज करता है उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब देखिए, इकोनॉमी की कोई किताब उठाइए, आप पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, उसमें बहुत सारी चीजें दी रहती हैं, इन्फ्लेशन क्या, कैसे कैसे कैसे, लेकिन यहां जो सवाल बन रहा है वो देश के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या इकोनॉमी से बन रहा है। अगर आपके देश के व्यवहारिक स्थिति की जानकारी और समझ नहीं है, और इन समझ के बाद भी जो अखबारों में लेख निकलते हैं वो सच्चाई को उघाड़ देते हैं, लेकिन उसमें से क्या समझना है, क्या लिखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात तो हम लोग सिखाते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, इस चीज को उठाइए, डाउनलोड करिए और इसका 21 नंबर पॉइंट उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यही चीजें कैसे डिस्कस किए। याद रखिएगा, गुनरोल मिडरल, एशियन ड्रामा। अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को नहीं जाना, नहीं समझा, तो आप देश की व्यवहारिक स्थिति को समझ ही नहीं सकते हैं। पहले तो देश की व्यवहारिक स्थिति को समझना है, जानना है, और क्या लिखना है ये महत्वपूर्ण है। अगर आपने लिख दिया कि आरबीआई लोगों को बेवकूफ बनाता है, कुछ नहीं होता, ये होता, तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कारण, आपको सिस्टम चलाना है, सिस्टम के अंदर रखना है, तो आप एक सहज और सरल भाषा का प्रयोग करेंगे
कि भारत में जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और आरबीआई की यह मॉनेटरी पॉलिसी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में उतना कारगर नहीं हो पा रही है, प्रभावी नहीं हो रही वगैरह वगैरह। मतलब आपकी भाषा शैली एक ब्यूरोक्रेट की होनी चाहिए, चीजों को समझने वाला होना चाहिए और बातों को ऐसे लिखे कि हाँ प्रॉब्लम भी समझ में आ जाए और ज्यादा प्रहार भी ना हो। अगर आपने हिंदू अखबारों की तरह सच्चाई और पोल खोल लिख दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे और आप बाहर हो जाएंगे। यही चीजें हैं जो जाननी है। ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, सर का कमाल हो गया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। मेन थिंग इज दैट कि आप टॉपिक को कैसे समझ रहे हैं और सबसे बड़ी बात टॉपिक को समझने के बाद टॉपिक को लिखना कैसे है, यही महत्वपूर्ण है। अभी लास्ट में जब आप देखेंगे तो यही चीजें यहां पर डिस्कस की गई है कि कैसे इस चीजों को यहां पर प्रश्न आते हैं और इनको लिखना कैसे है। इन सारी चीजों के ऊपर देखिए, इन्फ्लेशन कैसे है, क्या समझते हैं और इसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं और इसको कंट्रोल करने की क्या चीज है। नंबर मैंने दे दिया है, उत्तर आपके सामने और एकदम वर्ड लिमिट में उत्तर है, वो भी यूपीएससी के सीट में। ऐसे ही आपको शुरू करना है, पैरा चेंज करना है और लिखना है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। पूछ रहा है देश के कुछ भाग में लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए, उसके कारण क्या है। यहां भी देखिए कई बार ये प्रश्न आ चुका है, कई बार का मतलब यहां आईएएस 2016 में आ चुका है, स्टेट पीसीएस में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। सवाल पूछ रहे हैं लैंड रिफॉर्म से। लैंड रिफॉर्म का मतलब भूमि सुधार। देखा जाए तो बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में लैंड रिफॉर्म काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। कारण क्या है? बस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर हमारी भाषा में कहें तो जो भी समाजवादी या साम्यवादी विचारों वाले राजनीतिक दल थे 90 के दशक के पहले, उन्होंने इसको फुलफिल करके दिखाया। बट यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों सफल हुआ, और अभी तक पूछा जा रहा था क्यों सफल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ थोड़ी उसकी भी चर्चा करते हैं। एक लाइन में बोले तो जाति और राजनीति। चौधरी चरण सिंह जाट कृषि नेता, एक कॉन्सेप्ट दिए अहिर, जाट, गुजर और राजपूत, अजगर। उसी तरह कांग्रेस का एक वोट बैंक था ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, बीडीएम। इनका एक बहुत 90 के दशक तक इनका प्रभाव रहा। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो वोट बैंक का परिदृश्य बदला। कारण यही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में राजनीति के ऊपर अगड़ी जाति या जमींदार या जमीन वाले जातियों का वर्चस्व रहा और उन्होंने लैंड रिफॉर्म को एक्टिव ही नहीं होने दिया। थोड़ा बहुत बंगाल में हुआ ड्यू टू वामपंथी विचारधारा से, और कुछ साउथ इंडिया में हुआ क्योंकि समाज के निचले तबके के लोग सत्ता में आए। यही स्थिति बिहार में बंदोपाध्याय कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर है कि आज भी ध्यान रखिएगा 3% अगड़ी जातियों के ऊपर पूरे जमीन का कब्जा है। अभी दिल्ली की रिपोर्ट आई है तो 91% जमीनें एक खास जाति के ऊपर दिखाई गई है। 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई। तो कहने का मतलब यही है कि अगर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके कारण को जानिए। दूसरा, लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इनके कारणों को भी जानना, और आराम से इन्हीं के बारे में 5 पॉइंट इकट्ठा करने हैं और लिख देने हैं कि लैंड रिफॉर्म सफल क्यों हुआ, तो ड्यू टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कहां कहां हुआ और क्यों सफल नहीं हुआ ये प्रश्न का डिमांड नहीं है, बट ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप चीजों को लिख नहीं पाएंगे। इसको भी हमने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में पहले ही डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर है, आप इसको डाउनलोड कर करके देख सकते हैं। तीसरा अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहे हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रोटेक्शन में मिलेट्स का क्या रोल हो सकता है, मतलब मोटे अनाज। ये सवाल हमने सोचा था कि पिछले साल आएगा क्योंकि इंटरनेशनल मिलेट्स अनाउंस किया गया था, लेकिन इस साल आया। थोड़ा यूपीएससी वाले झटका भी देते रहते हैं, जो सोच के जाओ वो पूछते नहीं हैं और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। सीधा सा प्रश्न है मिलेट्स के बारे में, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मिलेट्स के टाइप्स, मिलेट्स की यूटिलिटी, हेल्थ के अप्रोच से यह कैसे यूजफुल है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं मिलेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। एकदम आसान सा प्रश्न है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। 5वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत, मतलब सीधा सा प्रश्न बोले तो ये पूछ रहे हैं पेटेंट को लेकर के भारत का स्टेटस क्या है और पेटेंट को लेकर के उतनी अवेयरनेस क्यों नहीं। सीधा सा क्वेश्चन है, वीपो से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, जीवन के सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा पता नहीं क्या क्या, आप पढ़ लीजिएगा। सीधा सा प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, देखिए प्रश्न पूछ रहा है पेटेंट की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में। अब यहां फिर मैं बोलूंगा, मेंटरशिप वाली लिस्ट को उठा के देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान रखिएगा ये जानना आपके लिए जरूरी है। 2 साल पहले ये प्रोग्राम तैयार किया था, इसमें 1200 से भी ज्यादा प्रश्न है उसकी राइटिंग करने की। प्रेजेंट स्टेटस पूछ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा आप जाने। ये 3 ऊपर के सेक्शन है, वहां से सवाल नहीं आ रही है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है और ये काम क्यों नहीं कर रहा। एक बात आई, विकसित देशों ने हमारे सरसों को पेटेंट कराने की बात कर ली, जामुन का करा लिया, तुलसी का करा लिया, बासमती चावल का करा लिया, भारत की जड़ी बूटियों का भी करा लिया। जब प्राइवेट एनजीओज ने खूब विरोध किया तब जाके भारत सरकार की नींद टूटी। अब ये पूछ रहा है कि पेटेंट को लेके हम अवेयर क्यों नहीं है। तो पेटेंट के पोजीशन के बारे में जानना है, सबसे पहले प्रेजेंट स्टेटस के बारे में, मतलब लास्ट 5 से 10 ईयर में भारत सरकार ने पेटेंट को लेकर के क्या किया, कितनी चीजों का पेटेंट कराया, पेटेंट को लेकर के अगर कोई पॉलिसी है तो कौन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए किस प्रकार की योजनाओं को या सुविधाओं को या सहूलियत को लोगों को दे रही है, संस्थाओं के माध्यम से करा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पतंजलि ने भारत के आयुर्वेद से जुड़े हुए लगभग जितनी सारी चीजें हैं उनकी लिस्ट बनाई और उनके पेटेंट के लिए आवेदन दिया, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक्टिव क्यों नहीं रही, ये 5 पॉइंट्स है। अवेयरनेस नहीं है, कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट का अप्रोच उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का जो नेचर है वो इन चीजों के ऊपर ध्यान कम दे रहा है। और एक और बात जो मैंने आर्टिकल में पढ़ी थी कि हमको गुस्सा क्यों नहीं आता है, तो हमको गुस्सा इसलिए नहीं आता कि हम भारतीय संस्कृति वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। हम ये सोचते हैं कि पेड़ सबके लिए है, हवा सबके लिए है, सूर्य देवता सबके लिए है। हमने कभी नहीं सोचा कि ये सूर्य हमारा है, ये उनका नहीं है। तो ये नीम का पेड़ है, ये हमारा है, ये आपका भी उतना ही है, ये सबके लिए। हम प्रकृति पूजक है। कहने का मतलब पेटेंट न कराने के पीछे एक मूल कारण भारत की वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति है। ये चीज मैंने अभी एक ऑडियो टॉक में एक भारत के मशहूर पर्यावरणविद के बारे में जब पढ़ा या उनको सुन करके लगा, उनके आर्टिकल भी थे वहां पे, तब लगा कि भाई हमें गुस्सा क्यों नहीं आता, या हम इतने लापरवाह क्यों हैं, या ये कहिए हम अपने रिसोर्स के प्रति इतने व्याकुल या चिंताग्रस्त क्यों नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नीम का पेड़ है वो मेरे लिए भी उतना ही यूजफुल है, पाकिस्तान के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है। हम ये सोचते हैं कि बासमती चावल ठीक है, चावल है, वो तो राम जी जब बारात लेकर के जनकपुरी गए थे तब भी बासमती बना था। अब अमेरिका वाले कह रहे हैं बासमती हमारा है। जामुन का भी पेटेंट करा लिया तो पता लगा कि पंचतंत्र की कहानियों में बंदर और मगरमच्छ की कहानी और उसमें जामुन का है। तो ऐसे हजारों चीजें हैं जो हमारी हैं, हमने उस पर दावा नहीं किया क्योंकि ये सब का है। अब ये पेटेंट के माध्यम से विकासशील देशों के रिसोर्स को ये लोग चुरा रहे हैं, विकासशील देशों के रिसोर्स के ऊपर ये कब्जा कर रहे हैं, विकासशील देशों के रिसोर्स को अपना बना करके उसके वर्ल्ड के मार्केटों में बेच करके अकूत मुनाफा कमा रहा है। जैसे हल्दी का पेटेंट करा लिया, हल्दी पूरे भारत में मिलती है, हर घरों में प्रयोग होती है, सब जानते हैं दाल में हल्दी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि स्किन की प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे जो पूर्वजों ने जो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट व्यवहारिक जनजीवन में अपनाया, हमने उसको कभी डॉक्यूमेंटेड करने की जरूरत नहीं समझी, और आज यही जरूरत दुनिया के देशों के बीच में एक समस्या बनकर के सामने खड़ा है। तो ये सजेशंस में 5 सजेशन 5 लाइन का है, 5 लाइन या 10 लाइन आप लिखेंगे पर्याप्त है। ये भी देखेंगे तो बुकलेट उठाइए और वहां पर इकोनॉमी के सेक्शन में 30 नंबर का जो सवाल है उसको उठा के देखिए। अगले प्रश्न पत्र के ऊपर आते हैं। पूछ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वे है, जो टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कौन सी है और प्रॉब्लम क्या है। सीधी सी है क्वेश्चन, चाहे जिस रूप में आए। बोले तो नितिन गडकरी जी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नितिन गडकरी जी की वाहवाही हुई, क्यों भाई? कि उन्होंने टोल टैक्स को लेकर के कई सारी नई नई चीजें उभर के आए। जहां भी जाते थे वो बोलते थे कि अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ये फलाना ठिकाना। खूब तारीफ हुई, खूब वाहवाही हुई। आजकल पीएम पद की दावेदारी भी ठोक दी है। वैसे
आपको बस जानना है कि टोल कलेक्शन को लेकर के क्या, नितिन गडकरी के बारे में सिर्फ जान लीजिए। दो चीजें हैं, फास्टैग और RFID टैग, ये दो चीजें आई हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आप टोल टैक्स कट जाता है, आप हाईवे पे निकल जाते हैं। इनके बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है? नितिन गडकरी से पूछा गया कि भाई सबकी बैंक से कनेक्टिविटी होती है, हैकिंग की प्रॉब्लम है और 3000 केसेस देखे गए हैं हैकिंग के जो कि अनकंट्रोल्ड हैं, अनसॉल्व हैं। तो कल को हम अगर ट्रैफिक को पार करते वक्त इस प्रकार की फैसिलिटी को लेते हैं और हमारे बैंक के अकाउंट में सेंधमारी हो जाती है, तो हम गडकरी जी बताइए हम किसके पास शिकायत लेके जाएंगे, या फिर हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन लेकर के आएगा या क्या होगा? इंडिया के बारे में इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है, भारत सेफ नहीं है। तो प्रॉब्लम्स यही है भाई, चैलेंजेस यही है, लिख दीजिए। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट के स्टेटस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, एनालाइज नहीं किया, नितिन गडकरी जी की वाहवाही किनारे करिए। ये जो सिस्टम लेकर के आए हैं ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा करंट गवर्नमेंट पॉलिसी से, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग की मांग कर रहा है। ये नाम आप सबने सुना होगा, हो सकता है इसके बारे में आप जानते हो और नहीं जानते हो तो जान लीजिए। बस यही 5 चीज लिख करके आना है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, भारत में नदी जल औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरणीय मुद्दा निपटने के उपाय। कहने का मतलब है कि यह प्रश्न सीधे जुड़ा हुआ है वाटर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से और उनके कैसे कंट्रोल होगा उसके बारे में लिखिए। जो भी है वाटर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मतलब तात्पर्य, कारण, स्थिति, ये सब नॉर्मल चीजें हैं कि इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, कंडीशंस क्या है। अब जो प्लान आ रहा है वो ये है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, चूंकि ये प्रश्न पहले भी आया तो नहीं है लेकिन पॉल्यूशन लगातार चर्चे में है, खासकर गंगा बचाओ या नमामि गंगे, पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं जो सरकार चला रही हैं, लेकिन मूल रूप से औद्योगिक जल प्रदूषण को रोकने के लिए ये 3 योजनाएं मुख्य रूप से हाईलाइटेड हैं। ये भी मेंटोरशिप प्रोग्राम में है, अगर आप उठा करके देखें तो बायोडायवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली यूनिट में 14 नंबर का प्रश्न इसी से जुड़ा है। और ये मैंने अपने बुक में 2 साल पहले बताया था, इसके डिटेल में यहाँ पेज है, आप देख सकते हैं। 2022 की यह छपी हुई पुस्तक है और उसमें ये सारी डिटेल की थी कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी चल रही है उसके बारे में अगर आपका अप्रोच क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग सही है, तभी आप प्रश्न पत्र को डिस्कस कर पाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछ रहे हैं गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट का जो आकलन होता है उसके आकलन में मतलब इंपैक्ट असेसमेंट में EIA में एनजीओस की भूमिका क्या है। शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आना भी था। बहुत पहले मैं दिल्ली में जब हम लोग आए थे तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सुनीता नारायण जी ने एक मुद्दा उठाया, कोको कोला में ये है, पेस्टिसाइड से प्रदूषण ऐसे फैल रहा है, बहुत नाम हुआ। थोड़ा सा और उसके पहले आए तो ग्रीन पीस नामक एक इंटरनेशनल एनजीओ ने भारत के प्रदूषण के बारे में बात कही। ठीक उसी तरह वंदना शिवा जी ने भी ये सब सारी बातें बताई थी, उभर करके चीजें आई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जीएम क्रॉप हमारे संसाधनों को लूट रहा है या फिर बीटी बैगन या बीटी क्रॉप के ऊपर बहुत न्यूज हुआ है। एक समय के बाद फिर ग्रीन पीस और वंदना शिवा जी के जो एनजीओ है नवधन्या, उनके ऊपर आरोप लगा कि ये पश्चिमी देशों के हथकंडे को लागू करने का एक उपकरण है। मोदी गवर्नमेंट ने 20,000 से भी ज्यादा एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किया। दूसरा, इस देश में 68,000 एनजीओ काम कर रहे हैं। तीसरा, 33 लाख एनजीओ फर्जी चल रहे हैं। चौथा, खुद सरकार के साथ 20,000 से ज्यादा एनजीओ विकास में योगदान दे रहे हैं। उनमें से 4-5 क्या है, एट्री, मुक्ति, संकल्पतरु, हरितिका, दीपालय वगैरह वगैरह। सीधा सा मुद्दा है, सीधा पूछ रहा है, जो अखबारों में हो रहा है, दिखाई दे रहा है, आपकी समझ है कि नहीं? किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब में नहीं है, यहां रखा हुआ है, उठा करके देख लीजिए। सारे नोट्स लोगों तो आपने देखा ही होगा। सारे प्रश्न गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं या उससे आ रहे हैं। एग्जामिनर यही जानना चाहता है, जो मैंने आंकड़े बताए हैं,
कि एनजीओस का प्रेजेंट रोल के बारे में आप जानते हैं कि नहीं। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। देश के डेवलपमेंट में एनजीओस की भूमिका, देश के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, फूड सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने में, अवेयरनेस में, इंक्लूसिव ग्रोथ में। कहने का मतलब है एक टॉपिक है एनजीओ और उसके रोल्स। मैंने कुछ जो आंकड़े बताए हैं आपको वो ध्यान रखिएगा। सीधा सा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, समझ बेहतर है, तो आपको लिखना है। ये चीज यहीं तक सीमित नहीं है। करप्शन के ऊपर रिपोर्ट देते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पर्यावरण के ऊपर देते हैं ग्रीन पीस, ठीक उसी तरह गुड बिजनेस इंडेक्स, पता नहीं कौन कौन से इंडेक्स आते रहते हैं, 50 से ज्यादा। उसमें से 10 इंडेक्स के बारे में, खासकर भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स, खूब आलोचना हुई कि भाई हम इतने विकसित कर रहे हैं और हमारे यहाँ 80% लोग कुपोषित हैं, धन्य है। कहने का मतलब है कि 90 के दशक के पास से जो विकासशील देशों में आर्थिक नीतियों को जो इंप्लीमेंट किया गया, उसमें विकसित देश चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने विकासशील देशों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए एनजीओस को तैयार किया। अगर आपको याद होगा तो कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट, रूस, तमिलनाडु, वहां भी धरना प्रदर्शन हुआ। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भी, ठीक उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ियों में भी जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खूब धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ। ये सब एनजीओस कर रहे थे। अगर आपने मधुर भंडारकर की फिल्म कॉर्पोरेट देखा होगा तो उसमें वो सीन भी दिखाया। कहने का मतलब है 90 के दशक के बाद से तृतीय देश, भारत जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में इंटरफेरेंस करने के लिए एनजीओस को तैयार किया गया। जैसे चीन का एजेंट है सोनू सूद, आगे डिस्कस करेंगे कैसे चीन की नीतियों के कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, माहौल बनाते हैं। थोड़ा उसमें आमिर खान का भी नाम है, तो आगे बातचीत करेंगे कि ऐसे एनजीओस के माध्यम से पहले इनका चेहरा चमकाया जाता है। खुद दिल्ली का सीएम केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से एनजीओ चलाए, बहुत अच्छा काम किए, चेहरा थोबड़ा चमकाए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किए, खुद सिस्टम में बैठे, सिस्टम को कब्जा कर लिए, और आज उनकी क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ केजरीवाल, सोनू सूद या नौदन्या या ग्रीन पीस या एमनेस्टी इंटरनेशनल तक सीमित नहीं है। पूरे वर्ल्ड का डेवलपिंग कंट्रियों का सीन एक जैसा है। तो आपकी पहले बस इतना पर्याप्त है आपके लिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, फैक्ट एंड फिगर डाटा का प्रयोग करिए और 4 लाइन में लिख लीजिए, बस क्वेश्चन खत्म। इससे ज्यादा आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको हर चीज के लिए 150 शब्दों में खुद को तैयार करना है, 250 शब्दों में, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर अगर ऐसे आता है तो 1200 शब्दों में आप, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, चीजें क्लियर है कि आपको क्या लिखना है, तो फिर समस्या नहीं होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश के लिए किस प्रकार एक गंभीर खतरा है, निपटने के लिए उपाय बताइए। शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न को देख करके दिल खुश हो गया। नार्को टेररिज्म क्या होता है? उड़ता पंजाब, ये फिल्म देखा होगा आपने। चरस, गांजा, अफीम जैसे लगभग 6 नशीले तत्व को नार्को उत्पाद के रूप में कहा गया। ये चर्चा कब आया? तो ये चर्चा अभी जम्मू कश्मीर का जो मामला आया था उसमें ये शब्द उभर के आया। डेट मैंने लिख दिया, 18 जुलाई 2023 के इंडियन एक्सप्रेस में पूरा एक पन्ना आया था नार्को टेररिज्म के बारे में। कहने का मतलब है चरस, गांजा, अफीम, जो भाई लोग बॉम्बे के भाषा में कहें, वो लोग जो बिजनेस करते हैं उससे जो पैसा आता है उसका प्रयोग क्या होता है। तो बहुत पहले इसको लेके एक और सवाल आया था सिक्योरिटी में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध। शानदार प्रश्न है, आप देख सकते हैं यूपीएससी मेंटरशिप में जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम से जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, इसमें 5 से भी ज्यादा प्रश्न इसमें डिस्कस किए गए हैं। आपको बताना है कि भारत का बगल में अफगानिस्तान बॉर्डर हो या म्यांमार बॉर्डर हो। 2 दिन पहले की न्यूज है कि म्यांमार बॉर्डर से अफीम की तस्करी अफगानिस्तान बॉर्डर से ज्यादा हो रही है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे असम मिजोरम में हो, चाहे श्रीलंका के माध्यम से आने वाला हो या नेपाल के माध्यम से बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए। ये सब नार्को टेररिज्म के प्रतीक है। इंपैक्ट 5 लाइन में डालना है एंड हाउ टू कंट्रोल। उस तारीख के अखबार में 18 जुलाई में सब चीजें लिखी हुई है। तो यहां भी सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किताबी ज्ञान मत लीजिए, देश में जो हो रहा है उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। हर चीज के ऊपर एक आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में ये घटना घटी तो खुद अपने आप को वहां रख करके देखिए कि अगर मैं वहां आईएएस या आईपीएस रहता तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई ना, आप हर चीज को अपना या अपने देश के प्रभाव परिणाम से जोड़ करके समझने लगे और उसको पॉइंट्स में लिखने लगे,
उस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप सीधे टॉप पर पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें किसी ने नहीं बताया और अभी भी नहीं यहां बता रहे हैं लोग। आगे हम चर्चा करेंगे, तो यही 5 लाइन आपको लिख देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। डिजिटल डेटा सिक्योरिटी 2023 में क्या क्या क्या, कहने का मतलब है सवाल किससे जुड़ा हुआ है, तो सवाल जुड़ा है डाटा प्रोटेक्शन से। पहले भी आईएएस 2018 में इसी तरह का सवाल आ गया। सवाल किससे जुड़ा है, प्रेजेंट प्रॉब्लम या चैलेंजर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, किसको लेकर, तो भैया बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, डेटा चेन की, और भी पता नहीं, बिग डेटा। मुद्दा एक ही है, क्या भारत इनके लिए तैयार है। दूसरा, भारत की मौजूदा कानूनी ढांचा क्या इस प्रकार के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक्टिव है, नहीं है भाई, कहीं से भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। एक मामूली जमताड़ा अगर आपने वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें दिखाया है, एक मामूली साइबर प्रॉब्लम्स को आप हैंडल कर ही नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े सिस्टम को कैसे करेंगे। दूसरी, आजकल इंटरनेट पे खूब जुआ खेलने वाले ऐड आ रहे हैं, सारे लोग ऐड कर रहे हैं, वो भी एक धोखाधड़ी का माध्यम है। उसमें अगर कुछ फर्जीवाड़ा हो गया तो एक लोग कहां जाएंगे। कहने का मतलब है आपको इस एक्ट, प्रोविजन, पॉलिसी, इसकी आवश्यकता क्यों है, यही 3 लाइन डाटा सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इनसे जोड़ करके लिख देना। यह भी प्रश्न देश के वर्तमान स्थिति से आ रहा है। अगर आपको भारत की वर्तमान समस्या के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे। आप डेटा सिक्योरिटी एक्ट रट तो लेंगे, बट इसकी नीड क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, लेकिन उसी में आपको लिखना है हमें ये प्रयास करना है, हमें मिलजुल करके प्रयास करना होगा, नए सिरे से विचार करना होगा, फलाना ठिकाना, जिसको हम लोग कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातें। आगे आगे देखिए, भारत में श्रम बाजार या लेबर रिफॉर्म के बारे में जो 4 कोड बने हैं उनकी इंप्लीमेंट या उसके प्लस माइनस गुण दोष के बारे में लिखे। ये भी प्रश्न आ चुका है, कैसे आया है मैं डेट बता दे रहा हूं। लेबर कोड के बारे में, माफ करिए प्रश्न आया नहीं है, बट हमने इसको यहां पर क्वेश्चन नंबर 112 में डिस्कस किया है। कैसे, ये आपको दिखाते हैं, तब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस प्रकार, कैसे, किस तरह ये सवाल आया। ये देखिए, जरा देखिए इसको। मजदूरी संहिता 2019 की चर्चा करें, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी अवधारणा को पूर्ण करने में यह कहां तक सहायक सिद्ध हो रहा है। ये होता है क्वेश्चन को थामना। जब आपने 16 को थामा, 21 को थामा, 19 को थामा, तो फिर अगला सवाल कौन आ रहा है ये अपने आप में आ जाएगा। जो आप लोग ये टेस्ट सीरीज हर हफ्ते देते हैं ना, और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके चले आके अपने तैयारी को माप लेते हैं ना, देख लीजिए क्या हो रहा है और आप किसके पीछे भाग रहे हैं और आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो इस प्रश्न की क्या डिमांड है यहां पर देख लीजिए। लेबर कोड के बारे में जानना है, आपके थोड़ा सा नीड के बारे में, प्रोविजन के बारे में, और रिव्यू कर देना। कहने का मतलब है कि ये भी क्वेश्चन प्रेजेंट गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसी से आया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखें। उड़े देश का आम नागरिक, चप्पल वाले भी हवाई जहाज पर उड़ेंगे। उड़ान योजना का ओवरव्यू पूछा है। 2 दिन पहले फिर अखबार में आया हुआ था। क्या आया हुआ था? उड़े देश का आम नागरिक। इस देश में अभी 85 हवाई अड्डे बनने हैं, 73 एक्टिव हैं जो 579 मार्गों को कनेक्ट करेंगे। साधारण सा प्रश्न है, उड़ान जब आया, एम्बिशन, नीड, क्षमता, अनुमान, कहने का मतलब है ये भी प्रेजेंट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, ये डाटा आपके नजरों में है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या चैलेंजेस है और सिंचाई ऊंचाई पता नहीं क्या क्या। आइए, क्वेश्चन पूछ रहा है इरिगेशन सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया। ये भी क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप देख लेंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है, और इस चीज को 2 साल पहले यहां डिस्कस करके इस बुक में लिखा था। क्यों लिखा था ये जानना थोड़ा जरूरी है,
और इसके बारे में जो चीजें हैं वो कैसे, इस प्रश्न को मैं खुद आपको दिखा रहा हूं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न कैसे पूछा गया और इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो जो मूल मुद्दा है वो यही है कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं ना तो यूं ही नहीं आते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहला आपको लिखना है या जानना है इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, फिर आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फिर आप एग्रीकल्चर प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तब जाकर के आप ये पढ़ेंगे इरिगेशन का सिचुएशन क्या है। ये प्रश्न आया है सीधे, ऐसे नहीं आता। और इसको कैसे 150 शब्दों में लिखा गया है यहां पर आपके बारे में, ये भी क्वेश्चन आपके सामने ही है। वो चीजें है, कहने का मतलब है सीधा सा प्रश्न है, गवर्नमेंट की एट प्रेजेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन सिस्टम को लेकर के योजनाएं इंप्लीमेंट की जा रही है उसके बारे में बताइए। कुछ प्रश्न एवरग्रीन होते हैं, तो 3 चीजें हैं, पीएमकेएसवाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में जानना है। एवरग्रीन क्वेश्चंस में आते हैं, हर साल आते हैं, अगले साल भी आएंगे, तो तैयार रहिए। अगले प्रश्न को देखिए, शानदार प्रश्न है। भारत में एग्रीकल्चर प्राइस को फिक्स करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए बफर स्टॉक के इंपॉर्टेंस को बताइए और बफर स्टॉक से जुड़ी हुई चुनौतियों को बताइए। शानदार प्रश्न है, पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है। बफर स्टॉक पिछले 5-7 सालों से लगातार चर्चे में है। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शांता कुमार कमेटी बनी, उसके बाद नंदन निलेकनी कमेटी बनी और इन्होंने रिपोर्ट दी कि भारत में अनाज भंडारण की क्या स्थिति है। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगातार चर्चे में यह है, 21 मई एक्सप्रेस में यह पूरा कवर हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस में, जब से एफडीआई रिटेल सेक्टर में लागू करने की बात कही जा रही है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, और 3 कृषि कानून जो लागू करने की बात की गई है, हालांकि हुआ नहीं है, उसमें एक मेन मुद्दा है कि प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से स्टोरेज बढ़ेगा। चर्चा बाद में करेंगे कि बढ़ेगा या बर्बाद होगा, मेन मुद्दा यही है। जब आप उत्तर लिखेंगे तो एग्जामिनर ये खोजेगा कि भाई बफर स्टॉक कब शुरू हुआ, 63-74 में, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, 6 लाख टन से ज्यादा स्टॉक है, सिचुएशन क्या है, 145 मिलियन टन क्षमता है, 166 मिलियन टन की कमी है, कुल मिलाकर के 47% बफर स्टॉक रखने के लिए जगह नहीं है। हो गया, ये टॉपिक में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एफसीआई की कार्य क्षमता के ऊपर दर्जनों लेख आ चुके हैं, 10-12 तो मेरे पास पड़े होंगे। अब यही प्रश्न आया है, उठा के देख लीजिए बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 60 इस चीज को यहां डिस्कस किया और यहां पर यह बताया भी है इसमें कि अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो किताबी ज्ञान मत लीजिए। ये सेक्टर है, पेज यहां भी है और ये अखबार में ऑलरेडी छप चुका है, एक मैगजीन में भी, कि ये चीजें हैं जहां से ये प्रश्न बन सकते हैं और इनके ऊपर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। बस इतने, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लेवल पर कि अभी बफर स्टॉक कितना है, भंडारण सुविधा कितना है, कितनी कमी है और सुधार करने के लिए क्या क्या कमेटी आई। बस हो गया, 5 मिनट का टॉपिक है बफर स्टॉक, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगले प्रश्न को देखिए। मोदी जी गए, इजराइल गए, पानी पिए, पानी समुद्र का था, मीठा था, वाह वाह हुआ और वो तकनीक भारत आई। नॉट भारत, विश्व के 26 देशों में वो तकनीक गई। वही पूछ रहे हैं, कहा पूछ रहे हैं भैया, विश्व के स्वच्छ मीठे पानी की तकनीक सामना कर पड़ रहा है, संकट समाधान के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीकी है, 3 तकनीक के बारे में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। मोदी जी गए थे, कहां गए थे भैया, ओल्गा बीच पर गए थे, इजरायली तकनीक के ऊपर, और वो जो तकनीक है वो रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक है, भारत में भी लागू है, 26 देशों में भी लागू है। उसके पहले आपको जानना है वाटर क्राइसिस के बारे में, क्या कंडीशन है, मतलब वाटर क्राइसिस क्या है, एक सेफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर की क्या सिचुएशन है, भारत की क्या सिचुएशन है। 3 लाइन से ज्यादा आपको नहीं जानना, एक डाटा जानना। फिर वो मैंने आपको यही बता दिया, ये तकनीक है रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रॉब्लम क्या है, WHO की रिपोर्ट कर रही है कि भारत में आरओ वाटर के पीने से कैंसर हो सकता है। काय भैया, तो उसमें जो 2 क्षण हैं उनके साइड इफेक्ट। दूसरा, बोतल बंद पानी में ये प्रॉब्लम है जो वही ऑस्मोसिस से बन रहा है, और भी कई बातें हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस हेल्थ पे असर डालता है, ये 3-4 बीमारियां। कहने का मतलब है
मोदी जी गए ओल्गा बीच पर, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समुंदर का पानी पिए, वो जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो आनंद लेने के लिए देखिए। महत्वपूर्ण ये है कि भारत और इजराइल के तकनीकी सहयोग से भारत के विकासात्मक नीतियों पर क्या असर पड़ रहा है, या भारत इजराइल का स्वाभाविक मित्र है जैसा कि 2009 के आईएएस मेंस में आया। तो अब वर्तमान में भारत और इजराइल का कॉपरेशन कहां चल रहा है। यूपीपीसीएस का एक सवाल, नर्सरी प्रोडक्शन में या बागवानी में इजराइल क्या योगदान दे रहा है। सवाल आज नहीं तो कल आना ही है, क्योंकि पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की नर्सरी या बागवानी को डेवलप करने के लिए रेगिस्तान के मिट्टी के साथ ज्वालामुखी वाले मिट्टियों को क्रॉस करा करके जो तकनीक इजराइल ने विकसित की है वो भारत में, उत्तर प्रदेश में, अन्य जगहों पर लागू है। सीधा सा सवाल है। तो वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, तो ये पानी के लिए, उसी तरह टपक सिंचाई भी है, डिफेंस भी है। तो बस ये 2-4 लाइनें हैं, अखबार में आते हैं। पहले भी क्वेश्चन चूंकि आ चुके हैं 2021 में, उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा अमेंडमेंट करके सवाल आया है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रश्न आना ही था। मोदी जी पानी पिए वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि जानना है कि स्वच्छ ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के अभी भारत सरकार क्या कर रही है। उठाइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्वेश्चन नंबर 23 उठा करके देख लीजिए, ये भी चीजें डिस्कस की गई। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न, एस्टेरॉइड्स क्या है, इनके विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है और एस्टेरॉइड्स को रोकने के लिए किस प्रकार की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। अगले प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा बोरिंग वाला क्वेश्चन है। द हिंदू के जो आर्टिकल आते हैं जिनसे पढ़ करके सर दर्द होने लगता है, या इंडियन एक्सप्रेस को तो हम तो पलट के फेंक देते हैं, बोरियत होती है, दिमाग खराब प्रश्न की श्रेणी में रखे जाने वाला प्रश्न है। बट क्या करें, पढ़ना है, पढ़ाना है तो मजबूरी हो जाती है। एक तो यूपीएससी वालों को विमलंडन से, नासा के अभियानों से बहुत ज्यादा प्रेम है। अरे भारत की समस्याएं कम है कि एस्टेरॉइड्स पर जाए। चलिए पढ़ते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या है, इनका स्टेटस ये नहीं जानना है, बट इनका इंपैक्ट से सुनामी, आग, सर्दी, समताप मंडल आते हैं। तो एक लाइन आप इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, इनको कंट्रोल कैसे, तो इनका रास्ता बदल दीजिए। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं उनके ऊपर एटॉमिक रिएक्शन करा के उनको तोड़ा जा रहा है। मतलब एग्जामिनर जानेगा, देखना चाहेगा कि ये जो 4-5 लाइन है आपने लिखा है कि नहीं। मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए सियोल सम्मेलन आपके पेपर में है, आपके आंसर में है कि नहीं। अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण किया गया है, ये आपने लिखा है कि नहीं। और एटॉमिक या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से जो चीजें होती हैं कंट्रोल करने के लिए, वो आपने लिखा है कि नहीं, और मार्क को बदला जाता है। ये 4 पॉइंट एग्जामिनर देखेगा और आपने चाहे जैसे भी लिखो, अगर ये 4 पॉइंट आपके आंसर में है अबव 60% नंबर मिलेगा, नहीं है तो 30% भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दिमाग खराब प्रश्न है, उलझाऊं उबाऊं आप चाहे जो कह ले। अब अगले प्रश्न को देखिए, 17वें नंबर का प्रश्न है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रेसिलेंस क्या है, और उसमें पूछे हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्या, कैसे, किस तरह जानना है इसमें, ये भी आइए यूपीएससी मेंटरशिप में साइंस टेक्नोलॉजी के बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उठा करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इसी से जुड़ी है। एक चीज और है कि आमतौर पर गवर्नमेंट पॉलिसी को सिर्फ पढ़ करके, सेंडाई फ्रेमवर्क को पढ़ करके लोग इतिश्री कर लेते हैं। बट आप ये भी तो देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग का असर जिस प्रकार भारत जैसे विकासशील देशों के ऊपर पड़ रहा है, जिस प्रकार चक्रवात बढ़ रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं। अभी ये सितंबर होने जा रहा है, 2 दिन पहले दिल्ली में सर्दी पड़ रही थी, आज गर्मी पड़ रही है। कहा गया है अक्टूबर तक बारिश होगी। राजस्थान के चुरू सूखा प्रभावित जिला, वहां बाढ़ आ गया। सऊदी अरब का दृश्य देख लीजिए। तो सिर्फ सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ने से पता नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। आपको जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर ड्यू टू, या ग्लोबल वार्मिंग का असर कैसे पड़ रहा है, किस रूप में पड़ रहा है, भारत इससे कैसे प्रभावित हो रहा है, भारत के बाहर पूरी दुनिया के ऊपर क्या स्थिति है, वगैरह वगैरह। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो एक तो जानिए ग्लोबल वार्मिंग का असर 10 लाइन में, दूसरा सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है 5 लाइन में, और उसका मूल्यांकन। अगर आप सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ के रट के चले जाते हैं तो लिख नहीं पाएंगे। यहां भी गवर्नमेंट की प्रेजेंट पॉलिसी से पूछ रहा है कि मतलब भारत सरकार की इस नीति के ऊपर
या वैश्विक स्तर पर जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में आपकी समझ है या नहीं। ये प्रश्न भी उसी चीज की डिमांड करता है। तो अगर आपने पहले से नहीं लिखा है तो फिर खुद सोचिए क्या होना है। शहरी इलाके में बाढ़ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट। दो प्रमुख बाढ़ के बारे में बताइए। दुखद है और ये हमारे से जुड़ा हुआ है। करोल बाग में राजेंद्र नगर में बाढ़ आया, क्या असर पड़ा? मुखर्जी नगर अब उससे उजड़ने वाला है। इसके पहले भी यहां ऐसे बाढ़ आते गया। राजस्थान के चूरू में भी आया, कर्नाटक में भी आया और भी कई जगह। आज भारत का प्रत्येक इलाका बाढ़ प्रभावित है। मरुभूमि में बाढ़ आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तालाब, झील और 7 लाख से ज्यादा लोप हो चुके हैं और इनकी प्रोटेक्शन पॉलिसी। ये प्रश्न भी आना था, पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। और यहां पर साइंस टेक्नोलॉजी के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में ये प्रश्न डिस्कस किया गया है। अगली बार भी ये प्रश्न आएगा। जब पूछा जा चुका है हैदराबाद में और पुणे में बाढ़ आईएएस में आ चुका, तो बाढ़ और ग्लोबल वार्मिंग का असर से सवाल आने ही आने हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस टॉपिक को कैसे तैयार करते हैं, चीजों को समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से डिजास्टर को जोड़ते हैं, फ्लड को जोड़ते हैं, फ्लड को लेकर के क्या स्टेटस है वो जानते हैं। भारत के 100% राज्य बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आ चुके हैं। डाटा बदल चुके हैं, रिपोर्ट्स बदल चुके हैं। तो अगर आपकी समझ है और इसको आप 150 शब्दों में लिख सकते हैं, 250 शब्दों में लिखने की क्षमता है, तो आप सिलेक्शन के खाब देखिए, नहीं तो आप रेस में दूर दूर तक कहीं नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। भारत और पाकिस्तान के बीच में चीन और पाकिस्तान के बीच में भारत चीन और पाकिस्तान के साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं और जो आजकल भारत सरकार के BADP सीमा संरचना प्रबंधन जिसको बोलते हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। बोले तो चीन और पाक से जो बॉर्डर प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में बताइए। IAS 2020 में भी सवाल आया, 21 में भी आया और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखिए, भारत और पड़ोसी देशों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं, चाहे वो भारत और नेपाल के बीच में, नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया और उत्तराखंड के 3-4 जगहों को अपना बनाया। म्यांमार में क्या बवाल हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। डोकलाम 2017 से विवाद चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बगल में चीन ने गांव बना दिया है, वो भी हमने देखा। गलवान घाटी में क्या हुआ वो भी विवाद सामने चल रहा है। और अभी 31वीं बैठक 29 अगस्त 2024 को हुई। मतलब भारत चीन के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 31 बैठक हो चुकी है 2017 के बाद से। अभी कुछ दिन पहले चीन ने एकाएक बॉर्डर के पीछे चले गए। प्रश्न तो आना ही था। बात 4 धाम प्रोजेक्ट की हो, बात गलवान घाटी में भारत सरकार के बॉर्डर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, या बात अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारने की हो, या बात चिकन नेक को एक यूनियन टेरिटरी बनाने की हो, ये सारी पॉलिसी चीन के मोटिवेशन को, चीन के उग्रनेस को, या जो बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है उसको रोकने के लिए, यहीं तक सीमित नहीं है। चाहे वो क्वाड का गठन हो, चाहे वो ITU-2 का गठन हो, पूरे भारत की विदेशिक नीति का एकमात्र जोर है चीन की बढ़ती हुई सक्रियता या भारत विरोध नीतियों को कंट्रोल करना। तो यही पूछें, इसमें कौन सा ऐसा प्रश्न है जो समझ के बाहर है? तो अगर आपके देश के व्यवहारिक विदेश नीति की जानकारी है तो आप लिख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को पन्ने को पलट लीजिए, ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है और इस 2 साल पहले ही इस बुक में लिखा हुआ था कि अगर आपकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसके बारे में नहीं है तो अब फिर आप नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। बात आपके आंसर में ये चीजें आनी चाहिए, चाहे वो भूटान, अरुणाचल बॉर्डर, गलवान घाटी, डोकलाम, भारत चीन विवाद, पड़ोसी देशों का लफड़ा, 4 धाम का नाम आना चाहिए, गलवान घाटी वगैरह वगैरह। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है 2020 और 21 में और आगे भी आते जाता रहेगा। कम से कम मैं एक टीवी पे टॉक देख रहा था, कौन से एक प्रसिद्ध संत हैं, नाम मैं भूल रहा हूं,
श्री श्री रंगसवी हैं, और या मुरारी बापू, उन्होंने एक बात कही थी कि मोदी गवर्नमेंट की तमाम आलोचना करे बट एक मुद्दे पर आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, वो है भारत की सीमा सुरक्षा का प्रश्न और पड़ोसी देशों के बीच में भारत की मजबूत स्थिति को रखना। जिस चीन ने दुनिया के नाक में दम किया, हम उसका सामना कर रहे हैं। अभी पिछली बार क्या हुआ, कैसे हुआ, लास्ट 75 ईयर्स में किस तरह क्या गुल खिला गया, उसको छोड़िए। इस बात में कहीं भी गवर्नमेंट की तारीफ करनी होगी, और प्रेजेंट विदेश मंत्री एस जयशंकर से बेहतरीन विदेश मंत्री अभी तक कोई नहीं हुआ। भारत की विदेश नीति एक सुनहरे दौर में गुजर रही है। इनफैक्ट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं बार बार अपने बच्चों से यही कहता हूं कि अपने घर में एस जयशंकर की तस्वीर लगाओ और रोज उनको देखते रहो कि उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, और उनकी किताब को पढ़िए और उनके जैसा लिखना है। देख देख के भी इंस्पायर होते रहेंगे। मेरे घर में लगी हुई है उनकी तस्वीर। अटेम्प्ट खत्म हो गया है तब भी, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है। इतने सारे एंगल हैं, आपको लिखना है कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में चीन विरोधी नीतियों को देखा जा सकता है, चाहे वो मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, कोको आइलैंड डिस्प्यूट्स हो, भूटान के साथ डिस्प्यूट्स हो, बांग्लादेश के साथ हो, नेपाल के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, या फिर मालदीव के साथ। ये यहीं तक सीमित नहीं है, दूर ईरान में भी चबहार बंदरगाह से आउट होते जा रहे हैं, अफ्रीका में भी, मिडिल ईस्ट में भी, बाकी तो पड़ोसी देशों के साथ सेंसिटिव स्थिति है ही। तो कुल मिलाकर के आपको यही जानना है कि भारत की विदेश नीति का व्यवहारिक पक्ष। तो इसमें अगर आपने 4-5 प्रश्न नहीं लिखे और हर एंगल से नहीं देखा, मुश्किल है लिखना। अब चूंकि प्रश्न पहले भी आ चुका है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में आप जानें। अगला अंतिम प्रश्न है, सोशल मीडिया की को गोपित एनक्रिप्टिंग मैसेज गंभीर सिक्योरिटी को चैलेंज दे रहे हैं। सोशल मीडिया कि इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए सजेशन दे। पूछे हैं 2019 और 20 में भी सोशल मीडिया और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको उलट करके देख सकते हैं, यह प्रश्न डिस्कस किया गया है। जानना क्या है, इनक्रिप्टिंग मैसेज को सेव करने की तकनीक है। कुछ साल पहले पेगासस का मामला हुआ था। एप्पल फोन ने बताया कि टुंग टुंग मैसेज के आपके फोन हैक हो रहे हैं। कुछ चीनी ऐप को भी भारत सरकार ने बैन किया, और 2 फोन है वीवो और एमआई, इनके ऊपर रिपोर्ट छपी थी कि चीन इनके मैसेज से घुस सकता है। इनफैक्ट कोई भी मोबाइल ऐप अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपका फोन सेफ नहीं है। दूसरा, फोन को कैसे हैक किया जा सकता है, 50 फिल्म हॉलीवुड में, बॉलीवुड में बन चुकी है। मुद्दा यही है कि हिजबुल्लाह वाले मामले के बाद से जो पेजर का मामला हुआ, अगली बारी भारत की है, क्योंकि भारत में 98% सामानों को चेक नहीं किया जाता जो विदेशों से आते हैं। सोशल मीडिया के इक्विपमेंट, खासकर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। गंभीर प्रश्न है, आगे किस तरह प्रश्न बनेंगे ये भी आपको इशारा मिल रहा है। इसकी भी चर्चा इस बुक में की है 2 साल पहले ही, कि आप ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए टॉपिक को छोड़ दीजिए, जिससे देश प्रभावित हो रहा है उसके बारे में जानिए, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। तो ये 20 प्रश्न हैं जिनकी एक फॉर्मेटिंग की, बातचीत की, डिस्कस भी किया। थोड़ा सा मैंने होमवर्क करके लेके आया ताकि आपको टू द पॉइंट चीजों को समझा सके, बता सके। मेरा एम्बिशन यही रहता है आधे घंटे 1 घंटे की बात में। लेकिन अंत में जो मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूं वो यही है, 3% फाइनल रिजल्ट है हिंदी मीडियम का। क्यों है जानते हैं? न मेहनत में कमी है, न परिश्रम में कमी है, कमी सिर्फ तैयारी करने की रणनीति में है। अब आप बाजार के कुछ फेमस बुकलेट्स वगैरह, सारे बुकलेट्स यहां पड़े हैं, लोगों देख ही रहे हैं, उठाइए और देखिए। इन सारे चीजों का आंसर कैसे क्या हुआ है मैं आपको पहले यहां दिखा चुका हूं। यहां पे ये देखिए, कहने का यही मतलब है कि हिंदी पट्टी के लोग गोबर पट्टी बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं, समझ ही नहीं है। कोई समझ डेवलप करने की कोशिश भी करता है ना, तो लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। सब लोग पीछे पड़े हैं। सर की बातें, मोटिवेशनल स्पीच, सर की मनपसंद फिल्म, ऊर्जा, हिंदी बेल्ट का मेंटल लेवल क्या है, आप सोशल मीडिया पे डिसाइड कर सकते हैं।
कई सारे सपनों के सौदागर आ चुके हैं, कॉर्पोरेट लॉबी भूख सकी, कुछ आईएएस भी घुस आए हैं इसमें तैयारी करने के लिए। थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। और मुखर्जी नगर के बेचारे शिक्षक और फर्जी संस्थान कहाँ हैं, अभी वीडियो उनके भी आए होंगे, जरा पेपर के डिस्कशन के लेवल को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ट्रेंड क्या है? हिंदी बिल्ड के रिजल्ट के गिरने का एकमात्र कारण यही है। क्या पढ़ना है, कैसे चीजों को लिखना है, बड़ी जबरदस्त गुमराही है। एक तो बेचारों का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही उनको कोलैप्स कर देता है, फिर जैसे जैसे समझ विकसित होती है तब तक अटेम्प्ट खत्म। ये एक मुख्य समस्या है। पिछले साल भी लगभग 13 प्रश्न फंसे थे इसी मेंटोरशिप वाले प्रोग्राम से, वीडियो बनी हुई है, 1 साल पहले की है, आप देख सकते हैं। इस साल 16 प्रश्न फंसे हैं मेंस के एग्जामिनेशन में, 20 में से 16 फंसे नहीं है। यही होता ही है। आपने अगर इसको देखा है, जाना है, समझा है, नहीं देखा है तो देखिए, आपके डाउनलोड करके लिंक इसका डिस्कशन में पलट करके देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। ऐसे ही नहीं है, चीजों को उठा करके आप देखेंगे यहाँ पे तो सारे प्रश्न यहाँ बने हुए हैं, और बने हुए कैसे लड़े हैं ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप। यही नहीं, इनका मॉडल आंसर कैसे लिखा है हमने खुद अपने हैंड रिटन से, वो भी आपके आंखों के सामने है। और बाकी कुछ लोग नए लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए भाई। मेल से कैसे तैयारी होगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीरियस कैंडिडेट कौन है कौन नहीं है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आप सच में मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं या कोचिंग इंडस्ट्री के फसल को काटने आए हैं, ये तो ईश्वर जाने। बट सवाल कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, ये आपके आंखों के सामने है। बहुत से लोग हैं, पढ़ाते हैं, सवाल लड़ गया, ये लड़ गया, वेबसाइट पर लॉन्च करते हैं, आंसर उनके सामने आ गया। बट अगर उनसे कह दीजिए कि सर इसका जरा उत्तर लिख के दिखा दीजिए, या कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखना है, कैसे पारा चेंज करना है, पैरा चेंज करना है, तब ना समझ में आएगा। मैंने कभी भी प्रिंटिंग को टाइप नहीं कराया, हमेशा कोशिश रहती है उस तरह लिख करके बच्चों के सामने रखूं जो उनके लिए यूजफुल हो और वो समझ सके। इसलिए हर 6 महीने पर ये बुकलेट अपडेट होते रहती है, जो भी करंट की घटनाएं घट रही हैं वो सब शामिल होती हैं। मार्च अप्रैल तक ये बुकलेट फिर चेंज हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारे जैसे एक डेमोक्रेटिक टीचर को, जो सोशल मीडिया के लफाजियों से बहुत दूर है। समझ में आता है तो आप समझिए, नहीं तो बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको लेकर के इनिशिएट नहीं किया। कोचिंग इंडस्ट्रीज कुछ भी नया प्रयोग करने से डरती हैं। पहली बात, उनको तो ये भी डर लगा रहता है कि टीचर ने ज्यादा एफर्ट लगाया तो फेमस हो जाएगा, तो वो जगह ही नहीं देते। और बाकी बातें तो अलग है। ऐसा नहीं है कि टीचर समूह जानते नहीं है, बट कोचिंग इंडस्ट्री का रवैया इतना खराब है कि कुछ भी नया करने जाइए तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और दूसरा, माइंडसेट बनाने वाली संस्थाएं एकदम कब्जा करके बैठी हुई हैं। 4-5 टेस्ट लगाने के बाद आपका कुछ नहीं होने वाला है। हर चीज के ऊपर अगर आपकी व्यवहारिक समझ है तो आप खाप देखिए, नहीं तो आप 2-2 पंचवर्षीय योजना खपा लेंगे, परिणाम हासिल नहीं होने वाला। जो जो गलतियां हम लोगों ने की, जो जो चीजें हमने समझी, उसको दूर करने का प्रयास किया। 15 साल के टीचर एक्सपीरियंस के बाद आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। ऐसे नहीं, इसके पीछे 15 साल के पढ़ाने का अनुभव, उसके पीछे खुद मेरी तैयारी का 10 साल का अनुभव, और उसके पीछे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसका अनुभव, सब मिक्सअप हो रहा है और सब मिक्सअप होकर के सामने आया है। आप इस बुक को और इस बुकलेट को, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ईमानदारी से देखिएगा, सोचिएगा कि क्या आपकी तैयारी इस लेवल की है। पेपर में जो लोग भी लिख करके आए हैं, ये सारे कंटेंट, फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट उन्होंने आपने डाला है। अगर डाला है तो ठीक बात है, नहीं डाला है तो आप तैयारी के रेस में कहीं भी नहीं। सारे सवाल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आ रहे हैं। अगली बार भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग को लिखने की क्षमता है, नोट्स में लिख लेते हैं, तो आप सिलेक्शन के खाप देखिए, नहीं तो आप दूर दूर तक रेस में नहीं है। ये सिर्फ जीएस थर्ड को डिस्कस किया, इसके बाद जीएस 2, जीएस 4, जीएस 1 और ऐसे सब डिस्कस करेंगे। मर्जी हो तो देखिए,
चैनल सब्सक्राइब करिए ना करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पर आपको आकर के आनंद देंगे, मोटिवेशनल देंगे। सर की स्पीच सुनिए, आनंद रहिए। थैंक यू। ओके।